हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे अध्याय उप सहसंयोजी यौगिक को। तो इसके पहले तक के वीडियो में बेटा हमने सारी बातें कर चुके हैं, हमने समझ चुके हैं कि एक संकुल यौगिक क्या होता है और उसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। लेकिन अब हम समझना चाह रहे हैं कि संकुल यौगिकों में जो बंध होते हैं किस तरह से बनते हैं और कैसे इनकी ज्यामिति वगैरह होती है, ये सब हम समझना चाहते हैं बेटा। तो इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। हमारे कोर्स में 3 सिद्धांत यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एक और होता है लेकिन वो हमारे कोर्स में ना कक्षा 12वीं के में है बेटा, और ना ही JEE मेंस और नीट के सिलेबस में है, इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम तो 3 ही सिद्धांत पढ़ेंगे। एक है आपका वर्नर का सिद्धांत, दूसरा है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत और तीसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हमारे पहले सिद्धांत की, जिसको हम कहते हैं क्या, वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट और JEE में इससे सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम ही रहती। तो चलिए देखते हैं वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है बेटा। वर्नर का सिद्धांत कहता है कि किसी भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, यानी कि वह 2 तरह की संयोजकता से अलग अलग प्रकार के बंध बनाता है। देखते हैं कैसे। जैसे मान करके चलिए मेरे पास एक यौगिक है CO और NH3। मैं आपको बताऊं CO NH3 और यहां है 6 और कोष्टक के बाहर है मान करके चलिए Cl3, है ना। ये जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखना, कोष्टक के अंदर लिखना सीखे हैं यौगिकों को, ये पहली बार वर्नर ने ही समझाया था। वर्नर ने ही बताया था हमें कि यौगिकों को इस तरह से लिखना चाहिए, है ना। पहले इसको कैसे लिखा जाता था, पहले के समय में इसको सामान्य यौगिकों की तरह, सामान्य द्विक लवण की तरह ही लिखा जाता था, कुछ इस प्रकार से। लेकिन बाद में वर्नर ने हमें समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए, तो इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। तो इसमें मैंने बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी 2 संयोजकताएं होती हैं। कितनी संयोजकताएं होती हैं? 2 संयोजकताएं होती हैं। एक को बच्चों हम कहते हैं इसकी प्राथमिक संयोजकता। क्या कहेंगे बेटा? प्राथमिक संयोजकता। जबकि दूसरे को हम बोलेंगे क्या, इसकी द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होती है, 2 प्रकार की संयोजकता। जो हम बात करें प्राथमिक संयोजकता की, तो प्राथमिक संयोजकता यहां पर संतुष्ट होती है। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी प्राथमिक संयोजकता को इस बाहर वाले आयन से संतुष्ट करता है, बाहर वाले ऋण आयन से संतुष्ट करता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो वर्नर का सिद्धांत है उन्हीं यौगिकों के लिए लागू होता है जिनमें ऋण आयन जो है बाहर होना चाहिए। बाहर वाला आयन धनायन अगर होगा तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है, ये केवल बाहर ऋण आयन के लिए लागू होता है। तो प्राथमिक संयोजकता क्या होती है देखते हैं बच्चों हम। प्राथमिक संयोजकता, देखिए थ्योरी तो अभी अपन लिख ही लेंगे, आप पहले समझिए टॉपिक को, है ना। तो प्राथमिक संयोजकता ये कहां से पूर्ण करता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु प्राथमिक संयोजकता कहां से पूर्ण करता है बेटा? ये बाहर वाले ऋण आयन से करता है, बाहर वाले ऋण आयन से संतुष्ट करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो बाहर वाले ऋण आयन से, जैसे ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, ये बाहर वाला ऋण आयन, इससे ये अपनी प्राथमिक संयोजकता पूर्ण करेगा। और ये जो प्राथमिक संयोजकता है बेटा, ये ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑक्सीकरण संख्या से। जो हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, एक्चुअल में वही इसकी क्या है बेटा? प्राथमिक संयोजकता। जो ऑक्सीकरण संख्या है वही इसकी क्या है? प्राथमिक संयोजकता। आगे चल करके अपन और देखेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। अब क्योंकि बेटा यहाँ पर
जो ऑक्सीकरण संख्या है धातु आयन की वो धनात्मक है और बाहर वाले आयन में ऋण आवेश है, तो मतलब इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक बंध पाया जाएगा। कौन सा बंध होगा बेटा? आयनिक बंध होगा। ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? देखिए फिर से एक बार कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी संयोजक जो ऑक्सीकरण संख्या है बेटा वो तो हमेशा आने वाली है धन में, और जो बाहर वाला आयन है उसमें रहने वाला है ऋण, तो धन और ऋण के बीच में जो बंध होगा वो आयनिक बंध होगा। और आयनिक बंध होने के कारण यह आयनिक बंध जो होता है बच्चों आपको भी पता होगा अदिशात्मक होता है, मतलब इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, मतलब कहीं भी ये बंध बनाया जा सकता है। और इसको हम बिंदुकित लाइन से प्रदर्शित करते हैं ना, बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं, मतलब बेटा ये जो डॉटेड लाइन बनाते हैं इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? आगे चल करके अपन देखेंगे, इसको बनाना भी सीखेंगे। तो ये होती है प्राथमिक संयोजक। अब आदेशात्मक है मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं है, मतलब इसका क्रिस्टल की मतलब बेटा संकुल की ज्यामिति में कोई भाग नहीं लेता है ये, है ना? तो संकुल की ज्यामिति को नहीं समझाता ये, संकुल की ज्यामिति में भाग नहीं लेता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें दो तरह की संयोजकता है। पहली है प्राथमिक संयोजकता जो बाहर वाले आयन से पूर्ण होती, जबकि बच्चों दूसरी है आपकी द्वितीयक संयोजकता जो अंदर वाले लिगेंड से पूर्ण होती। ठीक है ना? तो ध्यान रखना केंद्रीय धातु परमाणु की जो द्वितीयक संयोजकता है ये किससे संतुष्ट होती है बेटा? लिगेंड से संतुष्ट होती है, लिगेंड से संतुष्ट होती है। ठीक है? तो मतलब अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है बाहर वाले आयन से अपनी प्राथमिक संयोजकता को पूर्ण कर लेता है और अंदर वाले लिगेंड से द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण कर लेता है। और ये क्योंकि लिगेंड से पूर्ण हो रही हो, लिगेंड की संख्या या बेटा लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को क्या कहते हैं हम? समन्वयन संख्या। तो ये समन्वयन संख्या से संबंधित है, या हम बोल सकते हैं समन्वयन संख्या के बराबर होती है। कैसे समझिए? प्राथमिक संयोजकता तो बाहर वाले आयन से थी, द्वितीयक संयोजकता अंदर वाले लिगेंड से है, तो अंदर वाला लिगेंड जितने बेटा उसकी समन्वयन संख्या होगी उतने ही उपसहसंयोजी बंध बनाएगा और वही उसकी क्या कहलाएगी? द्वितीयक संयोजकता। मतलब द्वितीयक संयोजकता समन्वयन संख्या के बराबर होती है। यहां पर जो बंध बनता है इनके बीच में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेटा हम, कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होगा बेटा? उपसहसंयोजी बंध। फिर अब क्योंकि उपसहसंयोजी बंध या एक तरह से हम कह सकते हैं सहसंयोजी बंध है ना, तो ये हमेशा दिशात्मक होता है, मतलब निश्चित दिशा में बनता है। कैसा होता है बच्चों ये बंध? दिशात्मक होता है, यानी कि निश्चित दिशा में बनता है। और क्योंकि निश्चित दिशा में बन रहा है इससे संकुल को ज्यामिति प्राप्त होती है, इससे संकुल को क्या करता है? ज्यामिति प्राप्त होती, मतलब कि ये संकुल की ज्यामिति में भाग लेता है, संकुल की ज्यामिति में भाग लेता है ना? भाग लेता है। और इसे हम एक ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठोस रेखा मतलब बेटा सीधी लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना? ठोस रेखा इस तरह की लाइन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए थोड़ा सा अब इसको अपन समझ के देखते हैं इस उदाहरण से, है ना? फिर से इसी उदाहरण को ले रहा हूं मैं और समझते हैं कि कैसे ये क्या बताना चाह रहा है। संकुल क्या है बेटा आपका? CONH3 6Cl3। तो मैंने आपको क्या बोला कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है बेटा? हमारा CO। इसको मैंने बीच में लिखा। अब पहले ये अपनी प्राथमिक संयोजकता पूर्ण कर रहा है। प्राथमिक संयोजकता बाहर वाले आयन से प्रदर्शित करते हैं, बाहर वाले आयन से पूर्ण करता है ये। इसको अपन बच्चों डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। डॉटेड लाइन समझ गए आप? बिंदुकित रेखा जिसको हम कह रहे हैं। अब ये आप कहीं भी बना सकते हो, कोई निश्चित दिशा की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर
नहीं है, कोई भी दिशा में आप बना सकते हो। कितने बनाना है, देखो CO कितने Cl के साथ मिला है, 3 Cl के साथ, इसलिए 3 Cl यहां पर आप बना दोगे। कितने Cl बनाएंगे बच्चों यहां पर हम, 3। तो ये तो हो गई प्राथमिक संयोजकता, जो कि बाहर वाले आयन से संतुष्ट हो रही थी, और इसको हमने डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करे। कहीं भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही बनाओ, आप यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं भी, क्योंकि ये आदिशात्मक है, किसी भी दिशा में हो सकती है। जबकि 6 अमोनिया जो है, कितने अमोनिया है बेटा, 6 एमीन समूह जो है, ये लिगेंड की तरह काम करता है, और ये इसकी द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण करता है। किसको पूर्ण करता है बेटा, द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण करता है, संतुष्ट करता है। और द्वितीयक संयोजकता जो होती है, इसमें उपसहसंयोजी बंध बनता है, और यह बंध तो आप जानते हैं बेटा दिशात्मक है, मतलब निश्चित दिशा में होगा। निश्चित दिशा में होने के कारण ये संकुल को एक निश्चित ज्यामिति देगा, इस प्रकार का होगा ये, ठीक है ना। अगर इसकी ज्यामिति आप देखना चाहते हैं संकुल की, वैसे तो आगे चल के हम देखेंगे तो कैसी ज्यामिति होगी। सबसे पहले तो CO बीच में था, ठीक है, एक NH3 यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां और एक यहां, इस प्रकार से 4 NH3 तो इस एक ही समतल में है। 4 NH3 तो अपने इस एक ही समतल में है बेटा। अब ये थोड़ा 3D है, इसलिए हल्का टेढ़ा बनाऊंगा मैं इसको, लेकिन आप समझ जाइए ये सीधा वर्ग है ना, वर्ग तो आप जानते ही हैं। तो 4 NH3 इस तरह से इन दिशाओं में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ये 4 NH3 जो है, इनको हमने क्या किया है बच्चों, इस प्रकार से जोड़ दिया है, ठीक है ना। ये जोड़ दिया, ऐसे ही बेटा हमने क्या किया, इसको भी जोड़ दिया। 4 NH3 इस प्रकार से जुड़े। अब एक NH3 जो है वो आपके चेहरे की तरफ है बेटा, आपके फेस के साइड है। इसको अब अपन 3D में है बेटा, तो 3D में बनाना थोड़ा दिक्कत का काम है, तो अपन इसको ऐसा ऊपर की तरफ बना लेते हैं। क्या है ये, NH3 है ना, चौथा NH3, सॉरी 5वां NH3 यहां लगा हुआ है। 4 ये समतल में थे, और एक NH3 बोर्ड के पीछे के साइड है बेटा, इस तरह से। अगर इसकी ज्यामिति अब आपको देखनी है, तो ये ज्यामिति पहले तो वर्गाकार ये हो गया, इन सबको मैंने ऊपर मिलाया, इस तरह से मुझे चतुष्फल की ज्यामिति मिली, और फिर नीचे मिलाया तो फिर से इस प्रकार की ज्यामिति मिल जाएगी मुझे। तो इसको हम कहते हैं बच्चों क्या, अष्टफल की ज्यामिति। क्या बोलते हैं, अष्टफल की ज्यामिति। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया टेंशन ना लें, आगे बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम इसकी बात करने वाले हैं। फिलहाल तो बेटा हम वर्नर के सिद्धांत को समझ रहे हैं। वर्नर का सिद्धांत क्या कह रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु 2 तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहली संयोजकता को प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, दूसरी संयोजकता को द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता यह कहां से संतुष्ट करता है बेटा, बाहर वाले ऋण आयन से, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता है ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, और यह आदिशात्मक होती है। साथ ही साथ इसका संकुल की ज्यामिति में कोई हिस्सेदारी नहीं होती, मतलब ये संकुल की ज्यामिति बताने में भाग नहीं लेता है। जबकि द्वितीयक संयोजकता ये संतुष्ट करता है लिगेंड से, और लिगेंड से द्वितीयक संयोजकता संतुष्ट करने के बाद ये उससे उपसहसंयोजी बंध बनाता है, और जिससे इसे एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है। तो चलिए पहले अपन इसके थोड़े पॉइंट वगैरह देख लें बेटा। ये है वर्नर का सिद्धांत, थ्योरी आपके सामने है। एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक को हम प्राथमिक, प्रमुख या आयनिक संयोजकता कहते हैं, दूसरी होती द्वितीयक या अनायनिक संयोजकता। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ बेटा, वही बात मैं कर रहा हूं इतनी देर से, कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक। जबकि दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन से अर्थात संकुल के बाहर वाले आयन से संतुष्ट होती है। यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। यह आदेशात्मक होती है, अतः संकुल की संरचना में इसका योगदान नहीं होता है, इसे बिंदुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यही तो मैंने अभी बताया आपको, प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी द्वितीयक संयोजकता लिगेंड के द्वारा संतुष्ट करता है। यह केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वयन संख्या को प्रदर्शित करती है।
यह दिशात्मक होती है, अतः संकुल को एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करती है। इसे ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्वितीयक संयोजकता बराबर समन्वयन संख्या। केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर त्रिविम में द्वितीयक संयोजकताएं हमेशा सदैव निश्चित स्थान पर होती हैं, जिससे संकुल को निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है। तो यही बातें हैं बेटा, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर ने सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। आप इसको बढ़िया साथ में लिख लें ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए। बाकी समझने की बात तो अपन ने पहले ही कर ली। अब यहाँ पर बर्नर ने कुछ संकुलों के उदाहरण दिए थे ना। ऐसा नहीं कि बर्नर का सिद्धांत सभी संकुलों के लिए, नहीं, संकुल में जहां बाहर ऋण आयन है उसके लिए तो ये सही है, संकुल में जहां बाहर धन आयन है उसके लिए ये लागू नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे बेटा बर्नर के संकुल के कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने यहाँ पर। पहला उदाहरण है लिथियम कोबाल्टिक क्लोराइड। अब नाम आपको याद करना हो बेटा कर लो, मैं तो बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, कहीं ज्यादा काम आपको नहीं आएंगे। सूत्र क्या है इसका, COCl3.NH3। देखिए पहले के समय में ना ऐसे ही लिखा जाता था, फिर बाद में बर्नर ने ही ये बात बताई कि आप इसको ऐसे नहीं लिखिए, आप इसको लिखेंगे CO और फिर जो .NH3 है मतलब बेटा ये लिगेंड है, कितने हैं 6 हैं, और Cl3 बाहर लिखिए। इस तरह से लिखिए ताकि चीजें अच्छे से क्लियर होती है ना। बाकी इसके बारे में मैंने अभी अभी बता दिया हूँ आपको। चलिए अगला देखते हैं। ये नारंगी रंग का होता है, याद रखना, रखो बेटा, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3.5NH3.H2O। अब यहां क्या हुआ, ये गुलाबी रंग का है, ये है CO, NH3 कितने बच्चों इसमें 5, और साथ में एक लिगेंड क्या बन गया है H2O, और Cl3 इसमें भी वही है। अगर इसका आप बनाना चाहें कि बर्नर ने कैसे इसको समझाया होगा, तो बीच में क्या बनाएंगे आप CO मतलब बेटा आपका केंद्रीय धातु परमाणु। 3 Cl इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बाहर है तो बाहर वाले जो परमाणु होते हैं बेटा, ऋण आयन होते हैं, वे प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। बाहर वाले के लिए अपन ऐसी डॉटेड लाइन बनाते हैं। अब ये लाइन मैं कहाँ बनाऊं, कोई खास जगह जरूरी है क्या, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बेटा, जहां तुम्हारा मन हो वहां बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां बनाना हो आप बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि ये तो आदेशात्मक है, किसी भी दिशा में जोड़े जा सकते हैं। हमने ऐसे बना दिए है ना दिशा। अब आप चाहो और अलग दिशा बनाना, आप बनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। फिर यहां कौन जुड़े हैं, 3 Cl ये बता रहे हैं कि ये इसकी प्राथमिक संयोजकता है। प्राथमिक संयोजकता के समय इन्होंने क्या किया होगा, CO ने Cl को इलेक्ट्रॉन दे के आयनिक बंध बनाया होगा। जबकि वहीं दूसरे लिगेंड है NH3 5 है बेटा, तो ये इसकी द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण करेंगे। और अब ये क्या होंगे, कहीं भी आप नहीं लिख सकते अब इनको एक निश्चित स्थान पर ही लिखना होगा, क्योंकि यही तो लिगेंड, यही जो होते हैं ये संकुल को निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं, है ना। तो ये हमने निश्चित स्थानों पर लिखे हैं। ये हर एक लिगेंड जो करेगा, क्या करेगा बेटा, इससे एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, और इसी के साथ साथ ये इसको एक निश्चित ज्यामिति देगा, है ना। इसमें ऑक्सीजन होता है, दाता परमाणु पता होना चाहिए आपको, इस तरह से। तो ये होता है, बस ऐसे ही बेटा, नाम है, सूत्र है, देखना है, समझना है, सुनना है, याद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है परप्यूरो कोबाल्टिक क्लोराइड। अब परप्यूरो कोबाल्टिक क्लोराइड में क्या है, ये है CO, NH3 तो बेटा इस बार 5 हो गए। तो यही एक और बड़ी अच्छी कहानी है। देखो 2 तरह की संयोजकताएं हैं, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। हाँ बेटा, वही अंदर वाली और वही बाहर वाली, है ना। तो एक अंदर वाली है, एक बाहर वाली है, मतलब एक घर वाली एक बाहर वाली। बाहर वाली संयोजकता ऋणायन से पूरी होगी, अंदर वाली संयोजकता लिगेंड से पूरी होगी। तो बेटा एक बात नियम याद रखना दुनिया का, कि बाहर वाली संयोजकता पूर्ण हो चाहे ना हो, घर वाली संयोजकता पूर्ण होनी ही चाहिए, है ना। अंदर वाली संयोजकता पूर्ण होनी चाहिए, मतलब उपसह संयोजन संख्या तो परिवर्तित नहीं होगी। तो क्योंकि उपसह संयोजन संख्या सब में 6 है, तो यहाँ पर 5 NH3, तो एक Cl जो है बेटा अंदर आएगा और वो लिगेंड का काम करेगा, ताकि इसकी द्वितीयक संयोजकता पूर्ण हो, अंदर वाली संयोजकता पूर्ण हो। बाहर Cl 2 बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा, है ना। यहां पर क्या होगा बच्चों, फिर
ये होगा CO, 4 NH3। मुझे तो क्या करना है बेटा, मुझे जो काम करना है वो ये है कि CO की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या 6 रखनी है। तो 6 रखने के लिए 2 Cl यहां आ जाएंगे और साथ में बाहर एक Cl बचा रह जाएगा। इस प्रकार से ये हो सकता है। अगर आप इनको इनका आयनीकरण करेंगे, आयनों में तोड़ेंगे, तो एक आयन ये मिलेगा, 2 आयन Cl के मिलेंगे, एक आयन ये मिलेगा, एक आयन ये मिलेगा। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला है वायलियो कोबाल्टिक क्लोराइड, COCl3 डॉट 4NH3। तो यहां भी अब आप समझ गए होंगे, CO NH3 4 है ना, और उपसह संयोजन संख्या को 6 बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, Cl2 और बाहर एक Cl ले आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अंदर वाली संयोजकता 6 है तो वो तो 6 ही रहेगी, बाहर भले ही आयन कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो अलग बात है। फिर यहां अगला ये है, इसका कुछ नाम तो नहीं है बेटा, लेकिन ऐसे ही लिख लिया अपन ने, यौगिक है, बाकी सबकी बात कर रहे हैं तो इसकी भी कर लेते हैं। CO देखिए अब NH3 3 है, NH3 3 है, लेकिन समन्वयन संख्या तो 6 ही रखनी है बेटा। तो ये तीनों Cl जो है ये लिगेंड का कार्य करेंगे, और लिगेंड का कार्य करने के साथ साथ बाहर कोई Cl उपस्थित नहीं होगा, यानी कि ये उदासीन संकुल बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो ये सब ये याद कराना मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको बता दूं, खास करके JEE मेंस या नीट में, बोर्ड में तो नहीं बोलूंगा बेटा मैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं कुछ अलग तरह के। जैसे आपको बोल देगा, एक प्रश्न मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का अच्छा कुछ सुचालक है, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है ना। या आपको ऐसा भी बोल सकता है बेटा कि चालकता के क्रम में सुचालक है, चालकता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपके पास ऑप्शन दे दिए, पहला यही दे दिया बच्चों, CO संकुल के रूप में दे आपको ऑप्शन, संभावना कम है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही लिख के देगा जैसा मैं लिख रहा हूं आपके लिए, 6NH3। दूसरा ऑप्शन बन जाएगा COCl3 डॉट 5NH3। तीसरा हो जाएगा COCl3 डॉट 4NH3। और आखिरी बेटा चौथा ऑप्शन है COCl3 डॉट 3NH3। ठीक है, इस तरह का आपको एक प्रश्न दिया। तो आप कैसे करेंगे ये सवाल को, ये वर्नर के सिद्धांत से होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर पहले इस यौगिक को संकुल के रूप में लिखिए। क्या लिखूंगा बेटा मैं, CO, और अंदर लिगेंड क्या रहेगा, NH3। कितने हैं NH3, 6 है, और बाहर रहेगा Cl3। दूसरे वाले को ऐसे ही लिखे हम, तो CO NH3 इस बार बेटा 5 है, 5 है तो एक Cl को अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया अंदर वाली संयोजकता तो 6 ही रखनी, मतलब समन्वयन संख्या 6 ही रखनी है ना। तीसरा फिर है आपके पास CO NH3 इस बार 4 हो गए, 4 NH3 हो गए, तो 2 Cl को अंदर आना पड़ेगा, एक Cl बाहर रहेगा। और आखिरी में देखें बेटा तो 3 NH3 है, तो तीनों Cl को अंदर आके लिगेंड का कार्य करना पड़ेगा। अब इनका हम करते हैं क्या, इनको हम आयनों में तोड़ते हैं। ठीक है ना, आयनों में तोड़ देते हैं, बढ़िया सा सवाल बनता है। तो ये क्या बनेगा, CO NH3 6 प्लस इसमें आएगा धनावेश, 3 धनावेश बेटा 3 प्लस, समझ गए ना, ये 3 इधर जाएगा, और 3 बनेंगे क्या, Cl माइनस। ऐसे ही बच्चों इसको भी हम आयनित कर सकते हैं, CO NH3 5, एक Cl अंदर आ चुका है 2 प्लस, और साथ में बना क्या, 2 Cl माइनस। इसको भी आयनित कीजिए, CO NH3 4 Cl2 प्लस और एक
Cl माइनस, और ये तो बेटा आयन में नहीं टूटेगा क्योंकि ये संकुल अकेला है, मतलब ये एक उदासीन संकुल है। अब देखिए इस सवाल का उत्तर मैं कैसे दूंगा। आप तो जानते हैं बेटा, जितने अधिक आयनों की संख्या होगी, आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस यौगिक के विलयन में धारा उतनी ज्यादा प्रवाहित होगी। मतलब ये हम कह सकते हैं कि विद्युत चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। ठीक है, आयनों की संख्या के। तो अब आयनों की संख्या देखिए, यहां पर एक आयन ये है, 3, ये कितने आयन है, 4। तो कुल मिलाकर के यहां आयनों की संख्या कितनी है, 4। यहां हम लिख लेते हैं बेटा आयनों की संख्या। यहां देखिए आयनों की संख्या 3, 2, और यहां तो एक भी आयन नहीं है, इसका आयनीकरण हो ही नहीं रहा। तो आयनों की संख्या जहां देखे ये सबसे अच्छा सुचालक होगा, ये थोड़ा चालकता कम होगी, इसकी थोड़ी और कम, और ये बेटा चालक नहीं होगा। चौथे नंबर में जो आएगा ये कुचालक होगा, मतलब ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आयनों में नहीं टूट रहा है, आयनों में टूटता तो जरूर करता है। तो ये इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आपसे बनने चाहिए। एक और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको हो सकता है कभी कोई ऐसा पूछ ले कि कोई अणु संख्यक गुणधर्म लिया है बेटा, जो अपन विलयन अध्याय में पढ़ते हैं ना, हमने वहां पढ़ा था कि किसी विलयन के वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अगर उसमें पूछ ले अणु संख्यक गुणधर्म 4 होते हैं, एक होता क्या, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। पूछ ले किसका परासरण दाब सर्वाधिक है, तो जिसके कणों की संख्या अधिक होगी ना, उसके लिए अणु संख्यक गुणधर्म का मान अधिक होगा। तो परासरण दाब सर्वाधिक इसी का होगा बेटा 4, क्योंकि आयनों की संख्या सर्वाधिक है, कणों की संख्या सर्वाधिक है। कोई पूछ ले हिमांक सबसे कम किसका होगा, तो हिमांक में अवनमन होता है, तो इसी का हिमांक सबसे कम होगा। क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा, इसी का होगा। और बाष्पदाब सबसे कम किसका होगा, तो इसी का होगा, है ना। तो मतलब जो अणु संख्या गुणधर्म है वो भी इसके आधार पर पूछे जा सकते हैं कि निम्न यौगिकों में से किसके लिए अणु संख्या गुणधर्म का मान सर्वाधिक है, या बेटा किसी एक अणु संख्या गुणधर्म का नाम देकर के सवाल पूछ लेगा, है ना। तो आपको बनना चाहिए। तो ये था आपका वर्नर का सिद्धांत। चलिए फिर थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से वर्नर के सिद्धांत की सीमाएं। आपको बोर्ड परीक्षा में सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्नर का सिद्धांत क्या है, वर्नर के सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। तो आपको फिर ये 2-3 पॉइंट लिख देना है, बढ़िया है बेटा। सीमाओं में पहला पॉइंट क्या है, इस सिद्धांत की सहायता से संकुल की ज्यामिति को नहीं समझाया जा सकता। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि निश्चित ज्यामिति प्राप्त होगी, लेकिन वो ज्यामिति कैसी होगी वो अभी तक हमने कोई बात नहीं करे, है ना। दूसरा बेटा, संकुल यौगिकों के चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों को नहीं समझाया जा सकता है। अभी तक मैंने चुंबकीय गुण, प्रकाशिक गुण की कोई बात नहीं की, क्योंकि ये सिद्धांत उसे नहीं समझाता है। तीसरा है, धातु तक ही संकुल यौगिकों के निर्माण को नहीं समझाया जा सकता है। मतलब कि एक केंद्रीय धातु आयन ही संकुल का निर्माण क्यों कर रहा है, बाहर वाले धातु परमाणु संकुल का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को यहां पर समझाना संभव नहीं है, है ना। जो कि हम अगले सिद्धांत से समझाते हैं, जिसका नाम है क्या बेटा, संयोजकता बंध सिद्धांत, या VBT जैसे हम कहते हैं। हमने ऑलरेडी रासायनिक बंध के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत कक्षा 11वीं में पढ़ा है। यहाँ पर भी हम इनको समझेंगे, आप इनको बढ़िया नोट कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो आ ही सकता है साथ में। अगर बेटा JEE मेंस या नीट में सवाल आएंगे तो किस तरह के आएंगे मैंने वो भी आपको बता दिया। सीधा सीधा कुछ नहीं आने वाला है, इस तरह के थोड़े घुमा फिरा करके सवाल आएंगे, लेकिन फिर आपसे बन जाने चाहिए, क्योंकि मैंने सारी कहानी बता दी। चलिए ठीक है, फिर हम मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।